सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सेम सेक्स मैरिज को लेकर अधिकार नहीं दिए हैं और कुल मिलाकर इनकी पिटीशन को खारिज कर दिया है। इनको वैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है। तो सेम सेक्स मैरिज पर को विधिक अधिकार नहीं दिया जाएगा, कोर्ट का कहना है यहाँ पर। आइए बात करते हैं आपके साथ। चलिए, लगातार यहाँ मांग हो रही थी कई समूहों के द्वारा हमारे यहाँ कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी जाए। मामला कई बार कोर्ट में जा चुका था। फाइनली कोर्ट ने एक संवैधानिक पीठ को बना दिया था। मुद्दा था आखिर क्यों दिया जाए अधिकार मांग क्यों रहे थे? क्योंकि सेम सेक्स मैरिज, अगर सेम सेक्स अपराध नहीं है भारत में, हमारे यहाँ अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि होमोसेक्सुअलिटी अपराध नहीं है। जब अपराध नहीं है, वो डिक्रिमिनलाइज घोषित हो गया है। 2014 के पहले हमारे यहाँ नियम क्या था? नियम था एक प्रकार से कहना चाहिए कि सेम सेक्स अपराध था, सेक्शन 377 के तहत वो अपराध था, आईपीसी की धारा के तहत अपराध था वो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नाज फाउंडेशन केस में सुनवाई की और राइट टू प्राइवेसी के तहत देखा इसको, और कहीं ना कहीं सेम सेक्स को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। ये फैसला आया 2019 में कोर्ट का फाइनली कि सेम सेक्स अपराध नहीं है, समलैंगिकता अपराध नहीं है। अब जब अपराध नहीं है, दो लोग सेक्स कर सकते हैं, रह सकते हैं, तो विवाह का दर्जा क्यों ना दिया जाए इनको? तो बात अब इसके बाद उठी, इसके आगे अगला कदम था कि यार इनको वैधानिक दर्जा दिया जाए, संबंध को, इसको लीगल मैरिज का दर्जा दिया जाए। तो कहानी वहाँ शुरू होती है। फ़ायदा क्या होगा मैरिज का दर्जा मिलने से? यदि ये दोनों बच्चे, कोई बच्चा अडॉप्ट करते हैं ये लोग, तो उसको लीगल राइट्स मिल सकेंगे। हमारे यहाँ जहाँ भी होता है पति या पत्नी का जो लिखा होता है कहीं लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर कि पति की मौत के बाद पत्नी को या इसकी प्रॉपर्टी का अधिकार ये होगा, तो राइट टू प्रॉपर्टी के बहुत सारे अधिकार होते हैं। बच्चों के अधिकार होते हैं, वहाँ पर किस प्रकार के अधिकार होंगे, या कई बार लीगल डॉक्यूमेंट्स में आपको आवश्यकता पड़ती है पति या पत्नी के नाम की। तो ऐसे में चूंकि दो लोग साथ रह रहे हैं सेम सेक्स के, लेकिन वो शादी, उनको विवाह नहीं अधिकार दिया गया, तो मुश्किलें होती हैं। कई प्रकार लीगल डॉक्यूमेंट तैयार नहीं करा पाते हैं, उनको विधिक अधिकार नहीं मिलते हैं। तो कोर्ट से लगातार मांग यहाँ हो रही थी, जब दो लोग साथ रह सकते हैं तो विवाह भी कर सकते हैं वो लोग, और विवाह को मंजूरी दी जाए। दुनिया के कई देशों में मंजूरी दी गई है, हमारे यहाँ भी दी जाए। कई देशों ने मंजूरी दी भी अपने यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को। कोर्ट ने कहा सुनवाई की मामले की, फाइनली कोर्ट ने कुछ फैसला दिया। कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं फैसले के अंदर, 4-5 चीज़ें कही हैं, मैं चाहूँगा सुन लीजिए आराम से कि करके। काफ़ी बड़ा फैसला है ये, और आज पूरी अखबार भरे पड़े इस फैसले से आपके। तो मैंने बहुत सारी चीज़ तैयार की हैं आपके लिए, सुन लीजिए काम का क्या क्या है। पहली बात तो कोर्ट ने जो कहा, मैं चाहूँगा पॉइंट्स में लिख रहे हैं तो शॉर्ट में लिखते जाइए, फटाफट काम आएगा आपको। 4-5 पॉइंट आपके पास हमेशा हो कि क्या कहा कोर्ट ने और किन आधारों पर कोर्ट ने मना किया। तो पहली बात तो मेजोरिटी ओपिनियन, जो 4-1 से फैसला आया है, 5 जजों की बेंच थी, 4-1 से फैसला आया। एक सीजे सब अकेले पड़ गए, अलग बात है, तो सीजे सब अकेले पड़ गए यहाँ पर नहीं, वो उसमें कई चीज़ें 4-1 से हैं, कई 3-2 से हैं, आऊँगा एक एक करके में। कई उन्होंने कहा मतलब अलग फैसले ना कि बच्चों का अधिकार क्या होंगे, गोद लेने का अधिकार क्या होगा, यूनियन बनाने का अधिकार क्या होगा, हाँ वो अलग अलग आएंगे, इसमें बताते होंगे जहाँ जहाँ अधिकार आएंगे इस प्रकार के आएंगे। इंपॉर्टेंट बात है कुल मिलाकर मेजोरिटी ऊपर, 5 जज एक साथ नहीं थे कुल मिलाकर, ठीक है। अब यहाँ पर उनका कहना है कि यार ये जो फैसला है, जो बड़ा फैसला था वो 3-2 से था, बड़ा फैसला कि ये जो काम है सेम सेक्स को विवाह को मान्यता देने का, ये काम हमारा नहीं है, ये काम विधायिका का है। तो पहला जो बड़ा फैसला है इसमें कि सेम सेक्स मैरिज को या समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने का काम या लीगल करने का काम विधायिका का है, और इसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। कुल मिला के काम विधायिका को करना है, संसद को करना है, यहाँ पर ये हम नहीं कर सकते, हम इसे मंजूरी नहीं देंगे कोई। यहाँ पर संसद जन आकांक्षाओं को समझती है, पब्लिक ओपिनियन को समझती है, हम भारत के लोगों को समझती है, और संसद बनाएगी फिर ये, ठीक बात है। चलिए जो कहा कोर्ट ने सुन लेते हैं एक बार, संसद तो क्या ही बनाएगी। दूसरी बात, इनकी मांग थी, LGBT की समुदाय है हमारा जो सेम सेक्स मैरिज की मांग कर रहे थे हमारे जो पिटिशनर, उनकी मांग थी कि इसे सेम सेक्स स्पेशल मैरिज एक्ट में शामिल किया जाए, इसमें संशोधन किया जाए। स्पेशल मैरिज एक्ट नाम सुना आपने, विशेष विवाह अधिनियम कब का है ये? 1954 का है। सेम सेक्स या माफ कीजिए स्पेशल मैरिज एक्ट या विशेष विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम 1954 का। ऐसे होते हैं हमारे क्या होता है, जैसे बड़ा टॉपिक तो बड़ा है लेकिन छोटे समरी करना पड़ेगा मुझे, वरना 2-3 घंटे बोलने में कम नहीं रहेगा टॉपिक है। हमारे कई प्रकार के पर्सनल लॉ चलते हैं, हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरिया लॉ, कई प्रकार के अलग सिविल लॉ, अलग प्रकार के, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भी होती है हमारे यहाँ। तो जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है तब तक हर धर्म की शादी विवाह के लिए अलग कानून है। मुस्लिम शरिया लॉ है 1937 का, उसमें शादियाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें तो सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है। हिंदू मैरिज एक्ट है हमारे यहाँ पर 1955 के आसपास का, उसके बाद हिंदू विवाह होते हैं। आनंद साहब कारज एक्ट है जो सिख समुदाय की शादियाँ होती हैं। हर प्रकार के हमारे पास अलग पर्सनल लॉ हैं।
लेकिन कई लोग जो पर्सनल लॉ में शादी नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि वो धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे अपना शादी के लिए, या इंटरकास्ट इंटरफेथ मैरिज है, इंटररिलीजियस मैरिज कर रहे हैं वो लोग, तो इस प्रकार की मैरिजेस को सरकार ने अलग से कोट कर दिया स्पेशल मैरिज एक्ट में। इस कानून के तहत दो लोग बिना धर्म बदले अपनी शादी कर सकते हैं। इसके अंदर जो एक न्यूज़ भी कुछ दिनों पहले आई थी, आत्मसम्मान आंदोलन में शादियाँ हुई थी, जो जब साउथ इंडिया में 1920s के आसपास एक आंदोलन चला था, आत्मसम्मान आंदोलन और सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन था एक प्रकार का वो। और वहाँ पर वो क्या करते थे कि हमें हिंदू धर्म में शादी नहीं करनी, हमें रीति रिवाज को नहीं मानना, ये कर्मकांड बिलीव नहीं करते, ये मंगलसूत्र 7 फेरे, ये पंडित जो है ये हमें शादी नहीं मानेंगे। वहाँ पर जातिगत आंदोलन था, तो उन्होंने कहा हम लोग अपने इस कर्म कांड से बाहर आके शादी करेंगे। तो इस ब्रह्मो समाज बना के हमारे नॉर्थ इंडिया में ऐसे मतलब प्रकार से बनाइए साउथ इंडिया में आत्मसम्मान आंदोलन। और वहाँ पर ये कहा गया कि इसके ये जो कर्मकांडी शादी होती है, 7 फेरे लगाना और सिंदूर लगाना, ये सारी चीज़ें हम नहीं मानेंगे, हम अपना विवाह करेंगे। आज़ादी के बाद जब इस प्रकार विवाह को मान्यता देने की बात है कि कानून बन गया हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट में कहा गया है कि एक जो पुरोहित होगा उसकी उपस्थिति में शादी होगी और सारे कर्मकांड होंगे तभी शादी मानी जाएगी। तो आत्मसम्मान आंदोलन की समस्या की शादी कैसे मान्यता मिलेगी फिर हमारी, तो हमारी शादी इलीगल हो गई फिर इस प्रकार तो, या जो लोग कर रहे थे उस समय भी उनकी शादी इलीगल हो जाती। तो उन्होंने प्रयास किया केंद्र सरकार से करवा के, प्रेशर करवा के कानून पास करवाया अलग से कि जो हिंदू धर्म में शादी नहीं करना चाहते हैं, जो हिंदू मान्यताओं में शादी नहीं करना चाहते हैं, जो मुस्लिम है लेकिन वो नहीं चाहते कि कोई काजी मौलवी उनकी शादी कराए वो, तो इस प्रकार के विवाहों के लिए बना दिया गया स्पेशल एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, विशेष विवाह अधिनियम, जहाँ पर जाके आप कोर्ट के सामने या रजिस्ट्रार के सामने जाकर दो विवाह कर सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। अलग धर्म के हो सकते हैं वो लोग, उनकी शादी रजिस्टर्ड मानी जाएगी। चलिए, तो ये कानून पास हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो LGBT समुदाय था या हमारा जो समलैंगिक समुदाय था, उनका मानना है कि हमारे विवाह को इसमें मान्यता दे दी जाए, क्योंकि कानून बना रखा है आपने। तो कोर्ट ने क्लियर कर दिया यहाँ पर कि भैया हम इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, हम इसमें चेंज नहीं करेंगे। उनकी मांग थी स्पेशल मैरिज एक्ट में शामिल कर दिया जाए हमारे विवाह को, तो कोर्ट ने मना कर दिया, इसमें शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद पांचों जज एक बात पे सहमत थे, बात अच्छी है, 5-0 से मेजोरिटी थी इसमें फैसले में कि जनाब ये जो राइट टू मैरी है, विवाह करने का जो अधिकार है, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। ये बड़ी बात है, कोर्ट ने कहा विवाह करने का अधिकार आपका मूलभूत अधिकार नहीं है, आप ये दावा नहीं कर सकते मेरा विवाह होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट ने कह दिया भैया 5-0 से कहा, सबने कहा एक साथ मिलकर कि यह आपका फंडामेंटल राइट नहीं है विवाह करने का अधिकार। चलिए, तो विवाह करने का अधिकार का फंडामेंटल राइट हो जाता मान ली तो क्या होता, आप किसी की इच्छा समलैंगिक विवाह करने की तो करना पड़ा, मंजूरी देनी पड़ती है परमिशन आपको, यहाँ पर कुछ भी इंतजाम कीजिए क्योंकि मूल अधिकार बन गया तो उसका फिर ये, तो कोर्ट ने क्लियर कर दिया भैया फंडामेंटल राइट नहीं है विवाह करना आपका। चलो कोई बात नहीं, तो देयर इज़ नो फंडामेंटल राइट टू मैरी। चलिए, कोर्ट ने 5-0 फैसला दिया इस बारे में। तो खैर इसके अलावा यहाँ पर जज साहब थे, CJI साहब अकेले पड़ गए 4-1 की बेंच में यहाँ पर आके। उन्होंने कहा कि यार ये जो समूह है, मान लीजिए 2 लोग साथ में रहते हैं, तो उनकी एक मांग ये भी थी कि अगर विवाह का अधिकार नहीं तो मत दीजिए, हमें आप यूनियन बनाने का अधिकार, सिविल यूनियन बोलते हैं शब्द को, सिविल यूनियन, ये शब्द है सिविल यूनियन। ये क्या है सिविल यूनियन शब्द? यदि 2 लोग साथ में रहते हैं तो यदि विवाह करके साथ में रह सकते हैं वो लोग, या वो 2 लोग साथ में रहें और उनके स्टेटस को विवाह का दर्जा ना दिया जाए, सिविल यूनियन का दर्जा दिया जाए। मतलब 2 लोग साथ रहेगा, उनके वैधानिक अधिकार मिल जाएंगे सारे, उनके जो बच्चे गोद वो लेंगे उनको अधिकार मिल जाएंगे प्रॉपर्टी के, एक दूसरे के जो नाम जहाँ भी लिखते हैं वो पति पत्नी का, वहाँ वो नाम से लिख सकते हैं। विवाह का अधिकार नहीं है, विवाह का मान्यता नहीं मिली आपको, हाँ एज अ सिविल यूनियन आपको अधिकार मिल गया, यानी वैधानिक अधिकार मिल जाएंगे सारे आपको, बस विवाह का अधिकार विवाह नहीं माना जाएगा आपका ये। तो आप भी उससे वाइफ और हस्बैंड ऑफ नहीं बोल सकते आपको वहाँ लिखना पड़ेगा सिविल यूनियन में है 2 लोग। तो 2 लोग सिविल यूनियन का मतलब होता है एक साथ रह सकते हैं, उनका लीगल स्टेटस होगा, राइट टू प्रॉपर्टी, बाय करना है प्रॉपर्टी उनको मिलके बाय कर सकते हैं, टैक्स फाइल करना है, बच्चे गोद लेना है, वो सारे काम कर सकते हैं, यानी लीगल राइट्स होंगे उनके पास सारे। मान लो एक व्यक्ति की मौत हो जाती है परिवार में, तो दूसरे व्यक्ति को उसका नाम पेंशन मिलती रहे उसके नाम पर, जैसे पत्नी के राइट्स होते हैं, पति के राइट्स होते हैं, वो सारे राइट्स मिलेंगे यहाँ पर। तो अगर विवाह नहीं है तो उनका मानना था, इनका मांग थी कि भैया सिविल यूनियन का अधिकार हमको दे दिया जाए। तो इस पर 4 जजों ने कहा नहीं जनाब नहीं मिलेगा सिविल यूनियन का अधिकार। CJI साहब ने कहा नहीं मिल जाएगा, आपको मिलना चाहिए, तो फैसला नहीं माना जाएगा कुल मिलाकर। तो कुल मिलाकर CJI साहब का जो कहना था वॉटेवर, बेंच ने कुल मिलाकर 4-1 से फैसला दिया कि इन्हें सिविल यूनियन का अधिकार भी नहीं दिया जाएगा। तो सिविल यूनियन का अधिकार मिल गया तो अगला कदम विवाह का अधिकार मांगेंगे फिर आप यहाँ पर, तो सिविल यूनियन का अधिकार भी नहीं दिया जाएगा, ये फैसला किया बेंच ने हमारी। हो पाएगी 3-4 बातें इसके अंदर। अब बात करूंगा इसके अंदर 5 बड़े फैसले जो आपको नॉलेज होना चाहिए, 5 बड़े पॉइंट जो शामिल किए गए इस फैसले में, एक एक करके बात करते हैं आपसे। पहला जो एस्पेक्ट हमारे पास है इस खबर का,
पहला जो हमें कहना चाहिए, जो फैसला दिया गया 3-2 से, वो है यहाँ पर कि डिक्लाइन टू अलाउ सिविल यूनियन फॉर नॉन हेट्रोसेक्सुअल कपल्स, यानी अगर समलैंगिक कपल है तो सिविल यूनियन का अधिकार नहीं है। पहला पॉइंट लिख लीजिए चाहे तो आप लोग, पहला पॉइंट, इससे समलैंगिक जोड़ों को सिविल यूनियन का अधिकार नहीं होगा। पहला पॉइंट, समलैंगिक जोड़ों को सिविल यूनियन का अधिकार नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट, विवाह का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। विवाह का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। नो फंडामेंटल राइट ऑफ मैरी, विवाह का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। सेकंड फैसला, नंबर जो जज पॉइंट नहीं है यहाँ पर, मैटर नहीं करता आपके लिए। यहाँ पर दूसरा फैसला कि विवाह का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। तो ये 5-0 से फैसला था ये तो, क्या ऑल 5 जजेस फैसला था ये। ओके, तीसरा, स्पेशल मैरिज एक्ट या विशेष विवाह अधिनियम में संशोधन नहीं किया जाएगा, में संशोधन नहीं किया जाएगा। ये भी 5-0 का फैसला था। ये 5-0 से फैसला था कि स्पेशल मैरिज एक्ट या विशेष विवाह अधिनियम में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। मांग की गई थी कि जो लिखते हैं ना हम लोग पति या पत्नी, उसको कर दिया जाए स्पाउस कर दिया जाए, मतलब कुल मिला के आपका सेकंड पार्टनर। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं करेंगे, पति या पत्नी लिखा है कानून में, वहाँ लिखा रहेगा। यानी हमारे यहाँ पर जो लीगल स्टेटस होगा पति या पत्नी का ही हो सकता है। इसी आधार पर कोर्ट ने कहा, क्या ट्रांसजेंडर वाला बात इसी में जोड़ दी गई। ट्रांसजेंडर जो होते हैं, जो थर्ड जेंडर होता है, उसके विवाह को मान्यता दे दी गई कोर्ट में। कल ये बात आई है, ट्रांसजेंडर के विवाह को मान्यता दे दी गई है। यानी 2 ट्रांसजेंडर, जो थर्ड जेंडर होता है हमारा, तीसरा जेंडर होता है, वो लोग विवाह कर सकते हैं। आप कहेंगे सेम सेक्स है, लेकिन वो सेम सेक्स नहीं माना कोर्ट ने। उसमें कोर्ट ने कहा है कि जो शादी करेंगे उनमें से एक को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो सिस मेल है और एक को प्रूव करना पड़ेगा सिस फीमेल है वो। यानी जो रजिस्ट्रेशन होगा उनका, वो महिला पति और पत्नी के रूप में ही होगा। लेकिन वो अलग बात है सेम जेंडर है, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? क्योंकि कई ट्रांसजेंडर्स में पुरुषों गुण ज़्यादा होते हैं, कई महिलाओं गुण ज़्यादा होते हैं। तो कोर्ट ने क्लियर कह दिया यहाँ पर कि रजिस्ट्रेशन होगा मैरिज का हस्बैंड और वाइफ के नाम पर ही होगा। इसमें न्यूट्रल नहीं होगा, स्पाउस नहीं लिखेंगे हम लोग, थर्ड जेंडर लिखेंगे और वहाँ पर मेल और फीमेल लिखा जाएगा, मैन और विमेन लिखा जाएगा। क्लियर यहाँ पर ये? तो थर्ड पॉइंट जोड़ लीजिएगा इसी में। कोर्ट ने ट्रांसजेंडर मैरिज को परमिशन दे दी है। ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर बोल सकते हैं, ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर के विवाह को मान्यता दे दी है। इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में। तो एक अच्छी शुरुआत है, एटलीस्ट कुछ लोगों को मानना है कि इस पर पॉजिटिव साइड है इस पूरे फैसले का, कि यहाँ पर कुछ अधिकार दिए गए हैं। उम्मीद करेंगे आगे जाके अधिकार और बढ़ेंगे समय के साथ। अभी तो थर्ड जेंडर क्या है ना, अभी तो ये फिजिकली आइडेंटिफाई करते हैं। अभी मतलब यहाँ पर कोर्ट आ गया कि यार फिजिकली आप थोड़ा पुरुष के गुण है, थोड़े महिला के गुण है उसमें, तो विवाह की परमिशन दे रहे हैं आप। साइकोलॉजिकली कई पुरुष होते हैं, साइकोलॉजी की महिला मानते हैं अपने आप को। तो साइकोलॉजिकली हमने देखा है हमारे आसपास समाज में काफ़ी लोग हैं ऐसे जो अपने आप को साइकोलॉजिकली या इमोशनली महिला के रूप में देखते हैं। तो उनके विवाह को परमिशन दीजिए दूसरी महिला के साथ, दूसरे पुरुष के साथ उनको। तो ये भी अपने आप में बात तो है कहीं ना कहीं, तो उसको भी अधिकार मिलना चाहिए आगे जाकर, वो देखेंगे मिलेगा। लेकिन हाल फिलहाल उनको अधिकार नहीं दिया। यानी कोर्ट ने अलग कर दिया कि फिजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन और साइकोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन। आप मानसिक रूप से क्या सोचते हैं मैटर नहीं करता। ट्रांसजेंडर जो फिजिकली रूप से सेम सेक्स है लेकिन एक पुरुष एक महिला है, उसमें मान रही है अपने आप को, तो विवाह को परमिशन है। सेम सेक्स जो एक पुरुष है लेकिन महिला के रूप में अपने आप को मानता है, उसको दूसरे पुरुष के साथ विवाह करने का अधिकार अभी नहीं दिया गया है। यानी अंतर कहाँ गया हमारा? साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ फीचर और फिजिकल इंटरप्रिटेशन, उस पर कोर्ट अभी अलग है यहाँ पर। चलिए, तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर कानून बदलाव नहीं किया जाएगा और मेन एंड फीमेल जो महिला और पुरुष में शादी हो सकती है क्लियर किया गया है। ठीक है। कोर्ट ने भी कहा भैया कि अगर इसमें चेंज करेंगे ना तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा इसके बाद, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी फिर इसके बाद, तो उसको बदलना छेड़ना अच्छी बात नहीं होगी। तो जो भी करना है वो सरकार करे, हम नहीं करेंगे काम। कानून है, सरकार बदले, हम क्यों बदलें यार? सरकार देखे इस कानून को बदलना है तो। ठीक है, तो याद रखिए यहीं पे कोर्ट ने कहा है कि इसमें बदलाव के लिए विधायिका प्रयास करे। जो भी करना है प्रयास सरकार करे, ना कि हम करेंगे। तो मांग की गई थी बदलाव कीजिए, तो उन्होंने कहा जो बदलना है सरकार बदले, हम यहाँ नहीं बदलेंगे। तो विधायिकाओं को दे दिया काम यहाँ पर ये। तो कोर्ट ने क्लियर कहा ये जुडिशियल लॉ मेकिंग हो जाएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड निकल के आया ये न्यायिक न्याय निर्माण हो जाएगा। और लॉ मेकिंग किसका काम होता है? संसद का काम होता है। संसद करेगी काम, हम क्यों करें? तो जुडिशियल लॉ मेकिंग नहीं कर सकती कोर्ट यहाँ पर, उन्हें क्लियर कर दिया। वुड अमाउंट टू जुडिशियल लॉ मेकिंग विच वुड वायलेट द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन। जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत हमारे यहाँ पर दिया गया है
कि न्याय बनाना किसका काम है, लॉ बनाना संसद का काम है, वो बनाए संसद, हम नहीं बनाएंगे यहाँ पर। तो शक्ति के पृथक्करण का सम्मान किया कोर्ट ने और कहा कि कानून बनाना संसद का काम है, हम लॉ नहीं बना सकते, लॉ को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? तो सेकंड पॉइंट निकल के आया आपका ये स्पेशल मैरिज, जो भी पॉइंट लिख रहे हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जो बदलाव हुआ है इस पूरे फैसले में, सिविल यूनियन की बात करें। लिखिएगा तीसरी पॉइंट, लिखा था मैं, सिविल यूनियन लिख लिया, ठीक है। सिविल की बात करनी, ठीक है। सिविल यूनियन होता क्या बता चुका हूं मैं आपको यहाँ पर। सिविल यूनियन होता क्या है अगर जानना चाहें, सिविल यूनियन जो है ये एक प्रकार का टर्मिनोलॉजी है। ये दिखाता है कि कोई कपल है, वो सेम सेक्स कपल हो सकता है, कोई भी कपल है जो, उसको राइट्स मिल जाते हैं, कई प्रकार के, कई अधिकार मिल जाते हैं। जहाँ पर आप पति या पत्नी लिखते हैं वहाँ पर अधिकार मिल जाते हैं, दायित्व मिल जाते हैं उसको यहाँ पर, लेकिन इसका दर्जा नहीं होता वैसा सा विवाह का होता है। इसका दर्जा वैसा नहीं होता है, विवाह का होता है। सिविल यूनियन के अधिकार है, यानी आप दो पार्टनर साथ में रह रहे हैं, पेंशन का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बच्चे गोद लेने का अधिकार, प्रॉपर्टी के अधिकार सब मिल जाएंगे, लेकिन विवाह का जो मान्यता होती है वो नहीं मिलेगी यहाँ पर। आप कहें तलाक लेना है तो तलाक वाला तो तलाक विवाह होना जरूरी है। लिव इन का कोई लीगल एस्पेक्ट नहीं है अभी हमारे यहाँ पर। कोर्ट ने कहा है कि लिव इन को गलत नहीं माना जाएगा, लिव इन बच्चों को राइट्स दिए जाएंगे, सिविल यूनियन में मैरिज नहीं मानी जाएगी। तो एक अलग प्रकार सिविल यूनियन अलग हो गया, लिव इन अलग हो गया और मैरिज अलग हो गया, दोनों में संबंध नहीं है। आप बोल सकते हैं लिव इन में रहने वालों को सिविल यूनियन मान ले सकते हैं आप लोग, लेकिन सिविल यूनियन बड़ा कॉन्सेप्ट है, लिव इन उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट मान सकते हैं। आगे बढ़े हम लोग यहाँ से, चलिए। लिव इन में आमतौर पर डिफरेंट सेक्स हेट्रोसेक्सुअल लोग होंगे, और इस दायरे में देखें तो सभी लोग आ जाएंगे ये सिविल यूनियन में। दो सेम सेक्स के लोग भी हो सकते हैं, दो डिफरेंट सेक्स के लोग भी हो सकते हैं, यहाँ पर साथ में रह रहे हैं, बस वो इतना सा अंतर है। नेक्स्ट फैसला जो आया यहाँ पर, चौथा फैसला, ओके, चलिए। अगला जो फैसला हमारे पास है बच्चों गोद लेने का, ठीक है, नहीं मनाएंगे। सेम सेक्स या समलैंगिक कपल द्वारा बच्चों को गोद नहीं लिया सकता। सेम सेक्स कपल द्वारा बच्चों को गोद नहीं लिया सकता। तो 4-1 से फैसला यहां भी आ गया, 3-2 से फैसला आया यहाँ पर। इन पॉइंट याद करें हर चीज को। 3-2 से फैसला, 2 जज अलग हो गए, 3 जज अलग हो गए। 3 जगह मानना था अधिकार दिया जाए गोद लेने का, नहीं दिया जाए। 2 जगह मानना था अधिकार दिया जाए गोद लेने का, तो फैसला आया नहीं दिया जाए। ऐसा क्यों किया गया वो सुन लीजिए, क्या बदलाव की बात थी। हमारे कानून है जेजे एक्ट, नाम सुना होगा आपने इसका, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, बाल अपराध न्यायालय अधिनियम 2015 का, बाल अपराध न्यायालय अधिनियम या बाल अपराध अधिनियम 2015 का, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो जो बच्चे कैदी होते हैं, बंदी होते हैं, उनकी बात की जाती है, और इसमें एक है बच्चों को गोद लेने का अधिकार। तो जो बच्चे अडॉप्ट किया था उसका अधिकार यहीं पे दिया गया है। और इस गोद लेने के अधिकार में एक संस्था बनाई गई है भारत सरकार द्वारा। कुछ पहले बात की थी संस्था, शायद मैंने आपको याद हो तो मैंने बात की थी रिगार्डिंग, जब आया था एनसीपीसीआर की बात आई थी, पॉक्सो कानून की बात चल रही थी, व्हाटएवर, सब दोबारा सुन लीजिए। कारा नाम की संस्था हमारे यहाँ पर एक है, ये सेंट्रल एजेंसी फॉर रेगुलेटरी ऑफ एडॉप्टेशन, बच्चों में या केंद्रीय दत्तक ग्रहण संस्थान, एक प्रकार से नियमन संस्थान, सेंट्रल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग एडॉप्टेशन। गोद लेने के लिए, दत्तक पुत्रों या दत्तक बच्चों गोद लेने के लिए नियामक संस्था है भारत सरकार की है, सेंट्रल एजेंसी फॉर रेगुलेटरी एडॉप्टेशन। अडॉप्ट करने के लिए नियामक संस्था है देश की ये। इस संस्था द्वारा कहा जाता है कि अगर किसी बच्चे गोद लेना है, सेंट्रल एजेंसी फॉर, अथॉरिटी बोलते हैं, अथॉरिटी केंद्रीय प्राधिकरण है, केंद्रीय प्राधिकरण है, रेगुलेटिंग एडॉप्शन या बच्चे गोद देने के लिए केंद्रीय दत्तक नियमन प्राधिकरण, व्हाटएवर। यदि बच्चे गोद देना चाहता है कोई, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स हैं उनका विवाह होना ज़रूरी, कम से कम 3 साल की स्टेबल मैरिज होना ज़रूरी है, यानी विवाह हो चुका हो, 3 साल हो चुके हो शादी को, स्थायी शादी हो एक प्रकार से, तब कोई बच्चा गोद ले सकता है, वो परिवार गोद ले सकता है। 3 साल की स्टेबल मैरिज होना ज़रूरी है। अब वर्ड है स्टेबल मैरिज, अब मैरिज शब्द आ गया, इसके अंदर विवाह होना ज़रूरी है मतलब, और विवाह नहीं कर सकते हैं सेम सेक्स, तो क्या बच्चे गोद ले सकते हैं इस काम में? फिर ये तो कारा मना करेगी, नहीं ले सकते हैं आप। कोर्ट में अपील की गई थी, याचिका में कहा गया था कि ये नियम हटाया जाए इसका, जहाँ लिखा है 3 ईयर स्टेबल मैरिज, मैरिज को हटा दीजिए, कपल को लिख दीजिए यहाँ पर 3 साल साथ में रह रहा है कपल तो ले सकता है गोद यहाँ पर वो। तो कोर्ट ने इसको डिक्लाइन कर दिया, ऐसा नहीं होगा, कारा के नियम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ऐसा क्यों कहा कोर्ट ने, वो जान लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाला एस्पेक्ट। तो सेंटर ऑपरेशन रिसोर्स, थोड़ा तो देख लीजिए, CRA नाम इसका है,
केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण आपका ये सारा कारा, इसने कहा है कि इसका जो कानून है, बता दूं मैं आपको, ये मना करता है केवल ये कहता है सेम सेक्स के या अनमैरिड कपल, अनमैरिड भी ले सकते, और दो लोग साथ में रह रहे हैं, मेल फीमेल साथ में रह रहे हैं, वो चाहे बच्चा गोद ले लें, नहीं ले सकते क्योंकि वो अनमैरिड हैं। तो मैरिड होना ज़रूरी है और 3 साल की शादी होना ज़रूरी है, तभी बच्चा गोद ले सकता है कोई। तो ये मना करती है कारा, डिसअलाउ करती है कारा कि यार कोई सेम सेक्स कपल या फिर अनमैरिड कपल भी बच्चा गोद ना ले पाए। ठीक है, तो यहाँ पर याचिकाकर्ताओं ने कहा जनाब, जब आप ये परमिशन देते हैं कि एक अकेली महिला किसी बच्चे गोद ले सकती है, सिंगल पेरेंट ले सकता है गोद, वहाँ पर प्रावधान है कि 3 साल की शादी हो या फिर सिंगल फीमेल गोद ले सकती है, अकेली महिला गोद लेना चाहे ले सकती है कोई। तो ऐसे में आप अनमैरिड कपल को और सेम सेक्स क्यों मना करते हैं? जब अकेला व्यक्ति को गोद ले सकता है तो आप क्यों मना कर रहे हैं सेम सेक्स को या फिर अनमैरिड कपल को? तो कोर्ट ने 2-3 बातें कही, बड़ा अच्छा कोर्ट ने फैसला किया। तो सीजीआई साहब थोड़ा सा अलग पड़ गया यहाँ पर। सीजीआई साहब ने कहा इन हिज ओपिनियन इट इज डिस्क्रिमिनेटरी टू अस्यूम दैट ओनली मैरिड, उनका कोर्ट का क्लियर कहना था, सीजीआई साहब का कहना था, मैं कहूँगा पर्टिकुलर, जो माइनॉरिटी में थे सीजीआई साहब, यहाँ पर अकेले पड़ गए उस जगह पर। उनका कहना है ये मानना कि यार ये जो 3 साल की सफल मैरिज है यही लोग बच्चे गोद ले सकते हैं, अपने आप में बड़ा वेग शब्द है। आप मैरिज सफलता कैसे मानते हैं? सफलता मैरिज है अपने आप में, सफल मैरिज कैसे कहा जाएगा? तो कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता बच्चा गोद लेने का ही है। उनका मानना था कि यार ये केवल हेट्रोसेक्सुअल जो विषम लैंगिक कपल हैं, महिला पुरुष इसमें शामिल हैं, वही गोद ले सकते हैं और वही बच्चे को बड़ा कर सकते हैं। ये अपने आप में गलत तर्क है। अपने आप में बच्चे कोई भी कपल गोद ले सकता है जो बच्चे को अधिकार देना चाहता है, प्यार रखना चाहता है बच्चे के साथ, कोई भी कपल गोद ले सकता है। तो ये मानना कि केवल यही वर्ग जो विषम लैंगिक है बच्चा गोद ले सकता है, ये अपने आप में गलत अवधारणा है। तो सीधे अकेले पड़ गए। लेकिन वो बाकी जजों ने क्या कहा वो सुन लीजिए, बाकी जजों ने क्या कहा वो सुन लेते हैं एक बार आपके साथ। इस पर अलग से फैसला था, नॉट दिस वन, या ठीक है। माइनॉरिटी का उन्होंने जो कह दिया बात, मेजोरिटी में क्या निकल के आया वो देख लेते हैं। अगेंस्ट क्यों है बाकी जज के, सुनिएगा। बाकी जजों का मानना ये है कि सिंगल इंडिविजुअल को परमिट है हमारे यहाँ पर, एक अकेला व्यक्ति गोद ले सकता है बच्चे को, मना नहीं किया गया है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब वो अगर बिना विवाह के किसी के साथ में रहता है तो बच्चे के अधिकार हनन होते हैं, क्योंकि बच्चे को चाहिए होता है नाम, पेरेंट्स का नाम लगता है उसकी लाइफ में आगे हर जगह पर, वो नाम नहीं मिलेगा बच्चे को। अगर सिंगल पेरेंट गोद लेता है तो एटलीस्ट उसका नाम होगा, वही लिखा जाएगा हर्षा। लेकिन नॉन मैरिड कपल अगर बच्चे गोद लेता है तो वो कोई मैरिड कपल नहीं है, और ऐसे में बच्चे के आगे नाम में समस्या आएगी, पहली बात। दूसरी बात, उनका मानना यह भी है कि सेम सेक्स मैरिज बहुत सफल नहीं होगी भारत में, या सेम सेक्स कपल जो होते हैं वो लंबे समय तक साथ में नहीं रह पाते हैं। ये डेटा उनके पास कहाँ से, कोई सोर्स नहीं है इसका। जजों का मानना है कि ये देखा गया है कि सेम सेक्स कपल स्टेबल नहीं होते हैं। अब यही बात है कितना डेटा हमारे पास होगा इस बारे में, लेकिन कोर्ट का मानना है कि सेम सेक्स कपल चूंकि स्टेबल नहीं होते हैं और हम देते हैं केवल स्टेबल मैरिज वालों को, तो ये 2 अवधारणाएं रुक गई यहाँ पर। एक तो अगर सेम सेक्स के अलाउ नहीं, मैरिज ही नहीं कर सकते आप। दूसरा, सेम सेक्स कपल की बात करें जो रह रहा है साथ में, उसकी बात करें हम लोग, तो ये स्टेबल नहीं है। और जब गोद बच्चा ले लिया आपने, अकेला अलग हो गए तो लड़ाई बच्चे की होगी, कौन रखेगा इसको? तो या कोई दोनों रखना चाहेंगे या अलग नहीं रखना चाहेंगे, वॉटेवर। तो ऐसे में जब स्टेबल नहीं है कपल, आपने गोद ले लिया बच्चा, तो मुश्किलें हो सकती हैं, इसलिए हम परमिशन नहीं देंगे आपको। बात समझ आ रही है यहाँ पर ये? तो सेम सेक्स कपल को बच्चा गोद नहीं मिलेगा। कारण है, 2 कारण दिए कोर्ट ने यहाँ पर। एक तो कारण दिया कि स्टेबल नहीं होती मैरिज यहाँ पर, और दूसरा बच्चे को अधिकार नहीं मिल पाएंगे जो भविष्य में उसके काम आने वाले हैं। राइट टू प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा उसको, राइट टू नेम नहीं मिलेगा उसको, जो बच्चे के भविष्य के लिए आवश्यक है। तो इस कारण कोर्ट ने इसको नकार दिया। हो पाएगी बात यहाँ पर? तो ये सेम सेक्स कपल बच्चा गोद नहीं ले पाएंगे, ये कोर्ट का फैसला है अपने आदेश में। ओके, बड़ा सुप्रीम कोर्ट ये कुछ फैसले थे बड़े, कुछ और बता दो, काम की बातें कही सीजीआई साहब ने कल, जो कुछ और बातें जोड़ी कोर्ट ने अपने फैसले में। कोर्ट ने कहा कि भारत में विवाह पद्धति लगातार बदल रही, दुनिया बदल रही है, भारत में नहीं। पहले विवाह केवल महिला पुरुष में होता था, अब वो इंटरकास्ट हो रहा है, इंटरफेथ हो रहा है। यहाँ पर अलग प्रकार के हमारे यहाँ बदलाव आ रहे हैं लगातार। उनका कहना है कि लगातार सती प्रथा से लेकर अंतर जातीय विवाह, अंतर धर्म विवाह हो रहे हैं आजकल हमारे यहाँ पर। तो लगातार इस पूरी विवाह पद्धति में बहुत बदलाव हमको देखने को मिल रहे हैं, बहुत बदलाव हो रहे हैं। तो आवश्यकता है कि जो बदलाव हो रहे हैं उनको स्वीकार किया जाए कानून के तहत। तो सॉफ्ट रवैया काफ़ी हद तक जज साहब का ये कि हाँ अभी दरवाजे खुले हैं आपके लिए, अपील करते रहिए, शायद आगे बेंच अलाउ कर दे आपके लिए। हमने खुद देखा बदलाव हुआ है पिछले कुछ सालों में। पहले सेम सेक्स का अपराध था, जब अपराध नहीं रह गया है। स्पेशल मैरिज एक्ट के पहले अगर आप गैर हिंदू रीति रिवाज से विवाह करते तो मान्यता नहीं मिलती थी,
स्पेशल मैरिज एक्ट आ गया, अब लोग इंटरफेथ मैरिज कर रहे हैं हमारे यहाँ पर, तो चीज़ें बदल रही हैं। और उनका मानना है कि यहाँ पर आवश्यकता है बदलने की, इसको बदला जाएगा। और कोई मैरिज का यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है, पहली बार उन्होंने कहा नो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिजेस। विवाह का कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है कि विवाह के महिला पुरुष में और इसी धर्म के तहत होना चाहिए। ये बदलती हुई डायनेमिक कॉन्सेप्ट अपने आप में, विवाह का कोई धार्मिक या विवाह का कोई सार्वभौमिक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अपने आप में। ये अलग समय में, अलग कल्चर में, अलग तरीके से होती रहती है। अलग कल्चर कोई परमिशन देगा सेम सेक्स से, कोई नहीं दे रहा है। कोई लिव इन को परमिशन दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर ये अलग प्रकार का पूरा कल्चर है दुनिया में, तो कोई एक बात पर रिजेक्ट आप नहीं हो सकते हैं, ठीक है। कई कोर्ट ने कहा कि कई जगह तो ये हम कहते हैं मान लो एक प्रकार से पवित्र बंधन है, और कई जगह कहते हैं सिविल कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार का। इस्लाम में कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है विवाह को एक प्रकार से, और हमारे पवित्र बंधन मानते हैं अपने आप। तो तब 7 जन्मों यानी कितने जन्म और कितने वादे, तो सारी बातें उसमें। तो ये विवाह का एक सिस्टम ही नहीं है अपने आप में। तो किसी को नकारना या स्वीकारने की बात नहीं होती है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट बदलता रहेगा, हो सकता है आने वाले सालों में परमिशन मिल भी जाए। तो कोर्ट ने दरवाजे खुले रखे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आप दोबारा अपील ना करें, अपील करते रहिए, आपका तर्क अच्छे होंगे तो शायद बदलाव हो भी जाएगा इसके अंदर। हो पाएगी बात हमारी। चलिए, तो ये कोर्ट ने फैसले में कहा अपने। और क्या कहा कोर्ट ने? ट्रांसजेंडर बता दें, ट्रांसजेंडर लिख लीजिए, नहीं लिखा तो ट्रांसजेंडर वाला पॉइंट। ट्रांस पर्सन या ट्रांसजेंडर जो होंगे उन्हें अधिकार दिया गया है वर्तमान कानून के अंतर्गत। तो कानून बदला नहीं गया उनके लिए। स्पेशल मैरिज एक्ट है वहाँ पर, हिंदू मैरिज एक्ट है, उसके तहत करना चाहें। 2 ट्रांसजेंडर हिंदू हैं अगर, तो उनका विवाह को मान्यता मिलती है हिंदू विवाह अधिनियम के तहत। लेकिन शब्दावली ये है कि राइट टू मैरी वो कर सकते हैं, उनको अधिकार है विवाह का वर्तमान कानून के तहत ही। लेकिन समस्या बस केवल यहाँ पर आएगी कि वो हेट्रोसेक्सुअल माना जाएगा, विषम लैंगिक माना जाएगा विवाह। उसमें एक ट्रांसजेंडर घोषित करना होगा, वो सिस मेल है, या एक को पति और एक को पत्नी का दर्जा देना होगा। सेम सेक्स नहीं मान सकते इसको आप, ठीक है। तो हेट्रोसेक्सुअल होना चाहिए, यानी ये विषम लैंगिक होगा एक प्रकार से विवाह, विषम लैंगिक विवाह होगा ये, सम लैंगिक विवाह यहाँ भी नहीं होगा। तो ट्रांसजेंडर मना नहीं किया विवाह करने के, विवाह को परमिशन मिलेगी, मिल भी रही है ऑलरेडी, होते भी हमारे यहाँ, तो ऑलरेडी कोई नई बात नहीं है।